मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका नो द लॉ चैनल में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 24 के सेक्शन 309, 310, 311 और 311A पर चर्चा करेंगे। अस्वस्थता के कारण कई दिन आपके रूबरू नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा याची हूं। अब हम आते हैं विषय पर। सेक्शन 309 CRPC क्या कहता है? पावर टू पोस्टपोन एंड अर्जन प्रोसीडिंग्स। हर इंक्वायरी या विचार ट्रायल की कार्रवाई जितना संभव हो सके उतनी शीघ्र से शीघ्र की जाएगी। विशिष्टतः जब गवाही शुरू हो जाती है तो सभी गवाहों की गवाही होने तक दिन प्रतिदिन कार्यवाही चलेगी, जब तक न्यायालय को ये ना लगे कि अगले दिन से आगे के लिए पोस्टपोन करना जरूरी है। तो ऐसा करने के लिए न्यायालय कारण लिखेगा। 309 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि यदि न्यायालय किसी अपराध की कॉग्निजेंस लेने के बाद या विचारण ट्रायल के शुरू होने के बाद यदि ये ज़रूरी समझता है कि जांच या विचारण शुरू करना रोक दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, तो कारण लिखकर समय समय पर पोस्टपोन या अर्जन कर सकता है। किंतु यदि मुलजिम कस्टडी में है तो रिमांड में कस्टडी बढ़ा सकता है। और इसके लिए 2007 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस पृष्ठ 702 केरला हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, लाया वर्सेस समेश। इसके अंदर क्या कहा गया है कि स्टे ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट, यानी जब सिविल सूट पेंडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हों तो कोर्ट को ये पावर है कि यदि कोर्ट को ये लगता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सिविल कोर्ट में दबाव बनाने के लिए चालू की गई हैं, तो न्यायालय दीवानी मुकदमे के फैसले तक 309(2) के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है। अब हम देखते हैं प्रोवाइडेड क्या कहता है कि प्रोवाइडेड में कहा है कि नो मैजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन एक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 15 days एट ए टाइम, यानी एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए किसी भी आदमी को रिमांड की कस्टडी नहीं दी जा सकती, 15 दिन तक की दी जा सकती है। आगे क्या कहता है कि यदि साक्षी हाजिर है और उनकी परीक्षा किए बिना सथगन या मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारण के बिना जो लेखबद्ध किए जाएंगे नहीं दी जाएगी। मीनिंग देयर बाई अगर गवाह हाजिर हैं तो स्पेशल कारण लिखे जाएंगे कि क्यों उनकी गवाही नहीं हो रही है, अदरवाइज ऑल द विटनेसेस विल बी रिकॉर्डेड। उसके बाद ये कहता है कि परंतु ये भी कोई सथगन के और प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति को उस पर आरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडावेश के विरुद्ध दर्शित करने में समर्थ बनाए। इसका तात्पर्य है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो अर्जनमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ओनली ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रोपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। आगे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन दी है 2। इफ सफिशिएंट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन टू रेज ए सस्पिशन that the accused may have committed an offence and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, this is reasonable cause for remand. यदि ये संदेह न्यायालय को हो जाता है कि पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और हो सकता है कि अभियुक्त ने जो अपराध किया है तो ये संभाव्य प्रतीत होता है कि यदि उसे कस्टडी में रखा जाए तो अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। इसके बाद जिन निबंधों यानी निबंधनों कारणों से प्रोविजंस के अनुसार कोई सथगन या मुलतवी करना जरूरी मंजूर किया जाता है, तो उसके अंतर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा दिया जाना भी जरूरी है। मीनिंग देयर बाय द टर्म ऑन विच एन एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट may be granted include a appropriate case the payment of cost by the prosecution to the accused, यानी जब किसी केस की एडजर्नमेंट की जा सकती है तो और बिना उसके कारण के प्रोसिक्यूशन एडजर्नमेंट चाहता है तो प्रोसिक्यूशन कैन बी बर्डनड विद कोस्ट आल्सो, एक्यूज्ड को कोस्ट दिलाई जा सकती है। अब इसके बाद जो है सेक्शन 310 पर हम आते हैं।
सेक्शन 310 क्या कहता है? लोकल इंस्पेक्शन, कि कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी जांच, विचारण या कार्रवाई के संबंध में फ्री कैन को ड्यू नोटिस देकर उस स्थान का जहां अपराध होना बयान हुआ है किसी अन्य स्थान में जाकर निरीक्षण कर सकता है, जिसके बारे में उसकी ये राय है कि निरीक्षण साक्ष्य का सही विवेचन यानी एप्रिसिएशन हो सकेगा। ऐसे निरीक्षण में देखे गए रेलेवेंट फैक्ट्स और मीमो का ज्ञापन तैयार किया जाएगा, यानी उसका मीमो तैयार किया जाएगा, जो बिना देरी के लेखबद्ध किया जाएगा, रिटर्न करके वो फाइल के ऊपर रखा जाएगा, और वो इस तरह का मीमो जो है वो रिकॉर्ड का भाग होगा। और यदि प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड कोई पक्ष चाहे तो उस मीमो की कॉपी दोनों पक्षों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके ऊपर जो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मस्तराम का केस है 2004 क्रिमिनल कोर्ट केसेस, पेज 766, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। अब मैं सेक्शन 311 की तरफ आता हूँ। 311 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। रोज़ाना जो है 311 के तहत बातें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पहले मैं इसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ता हूँ। एनी कोर्ट में, यहाँ पर मे शब्द के ऊपर जोर दिया गया है। इस सेक्शन के दो भाग हैं, दूसरे भाग में शैल का प्रयोग है और यहाँ पर मे का प्रयोग है, तो इसलिए मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी इस कानून के तहत कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल, विचारण या प्रोसीडिंग जब लंबित है तो एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट जिसकी अदालत में ये लंबित है, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज के माने किसी भी स्टेज पर क्या कर सकती है? सम्मन एनी पर्सन एज ए विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट सम्मन्ड एज ए विटनेस, और रिकॉल और सो एग्जामिन एनी person already examined, and the court shall summon and examine and or recall or re-examine any such person of his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी न्यायालय इस संहिता के तहत जब कोई जांच, विचारण या कार्रवाई कर रहा है तो किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में सम्मन कर सकता है, या ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में हाजिर है, चाहे उसका सम्मन गया हो या ना गया हो, या वह जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है उसकी भी परीक्षा कर सकता है। यदि न्यायालय को मामले में यह लगता है कि किसी सही निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति का साक्ष्य जरूरी है या उसकी गवाही जरूरी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को सम्मन करेगा, उसकी परीक्षा करेगा, पुनः बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकेगा। इस सेक्शन के अनुसार कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर जो है अदालत के पास है। कोर्ट को जब लगे कि कोई व्यक्ति मैटर इन डिस्प्यूट पर सही प्रकाश डाल सकता है तो उस व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकती है। यह सेक्शन प्रोसिक्यूशन के केस का लेकुना फिलअप करने हेतु यूज नहीं किया जा सकता और न ही डिफेंस को प्रेजुडिस करने के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्शन का उद्देश्य है जस्टिस देना। सेक्शन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को समझेंगे। पहला पार्ट क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट ओब्लिक कोर्ट में, यानी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सम्मन एनी पर्सन एज ए विटनेस, किसी भी व्यक्ति को बतौर गवाह तलब कर सकता है, सम्मन कर सकता है। टू एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस, यानी हाजिर व्यक्ति का बयान कर सकता है। दो नॉट सम्मन्ड एज ए विटनेस, चाहे उसको तलब किया गया हो या ना किया गया हो। टू रिकॉल और टू एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड, किसी भी व्यक्ति को जिसकी पहले गवाही हो चुकी है पुनः परीक्षा हेतु रिकॉल किया जा सकता है और उसका री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षण किया जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इज मैंडेटरी एंड इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट। वो क्या कहता है,
to summon and examine, or to recall or re-examine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case. यानी किसी निर्णय पर, सही निर्णय पर पहुंचने के लिए यदि किसी की गवाही जरूरी है तो उस व्यक्ति को पुनः रिकॉल किया जा सकता है और री एग्जामिन किया जा सकता है। और इसके ऊपर केस ला है मोहनलाल श्यामजी सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार मैं इस केस को रिपीट करूंगा। कई बार जो है मतलब कई पॉइंट्स के ऊपर जो है इस केस के अंदर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन में कई बातें क्लियर की हैं। तो इसलिए AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 346 मोहनलाल श्यामजी सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात करार की दी गई है कि दिस सेक्शन अप्लाइज टू विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूशन एज वेल एज टू द डिफेंस, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू कोर्ट केसेस। अब कोर्ट की बड़ी डिस्क्रिशन है किंतु फेयर प्ले और गुड सेंस के लिए है। इसके ऊपर अथॉरिटी है 1991 सुप्रीम कोर्ट 1346, वही अथॉरिटी मोहनलाल श्यामजी वाली। इसी में यह बात भी कही गई है, यदि किसी गवाह को ये कहकर तर्क कर दिया कि वह विन ओवर किया जा चुका है और कोर्ट को लगता है कि उस गवाह से किसी सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, तो कोर्ट उसे सम्मन कर सकती है। ये बात जो है AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1527 काड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर कही गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि गवाह वो गवाही देने को तैयार है जो ट्रायल में दी गई गवाही के भिन्न है, यानी पहले उसकी गवाही हो चुकी है, फिर वो आकर के स्टेटमेंट देता है कि जी मैं जो है गवाही देना चाहता हूँ, उस दिन जो सर्कमस्टांसेस थे वो ये थे और जो गवाही दी गई थी वह गलत है और असल गवाही जो है अब मैं देना चाहता हूँ, तो कोर्ट को पावर है, कोर्ट को उस गवाह को तलब करने का या इनहेरेंट पावर है। और 1970 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 45 हुसैन उमर वर्सेस दिलीप सिंह में ये करार दिया गया है। इस अथॉरिटी के तहत जो है मतलब इवन दो हॉस्टाइल विटनेस कैन आल्सो बी समन्ड एट एनी स्टेज, शब्द आया सेक्शन के अंदर। तो एट एनी स्टेज के माने क्या है? ए मेटीरियल विटनेस कैन बी समन्ड इवन ड्यूरिंग फाइनल आर्गूमेंट, जब बहस हो रही हो और उसमें कोई बात आ जाती है तो एट दैट वेरी स्टेज आल्सो, और बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट आल्सो, और जजमेंट को सुनाए जाने से पहले भी। ये बात जो है समाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 3134 एट पेज 3140 पर कही गई है। अब इसमें एक शब्द और आया है सेक्शन के अंदर जब हम चर्चा कर रहे थे, एनी पर्सन। एनी पर्सन के माने है कि दिस फ्राज डज नॉट इंक्लूड द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को समन नहीं कर सकते क्योंकि एक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिपोज अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपॉर्चुनिटी टू रिबट। अब यहाँ पर जो है अगला बिंदु इसके ऊपर यह है, इस सेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ एडिशनल एविडेंस या एविडेंस आ गया तो एक्यूज्ड को रिबट का मौका देना होगा और दोनों पार्टियों को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक होगा। तो जब एडिशनल एविडेंस आ जाए या फ्रेश एविडेंस आ जाए तो एक्यूज्ड को रिबट का मौका देना होगा। और इसके ऊपर अथॉरिटी है वही मोहनलाल केस AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1346, जहां पीपी ने यानी प्रोसिक्यूशन ने डेलिबरेटली विटनेस को ना करवाया या दोज विटनेसेस वर केप्ट बैक, कोर्ट हैज द पावर टू समन द विटनेसेस। और इसके ऊपर अथॉरिटी है दरिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 328। अब एडवर्स इन्फ्रेंस भी इस सेक्शन के तहत लिया जा सकता है, जहां किसी पार्टी ने साक्षी जिसे पेश कर सकती थी ना किया तो कोर्ट एडवर्स इन्फ्रेंस अंडर सेक्शन 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट ड्रा कर सकती है। ये बात भी मोहनलाल वाले केस में 1991 सुप्रीम कोर्ट 1346 पृष्ठ पर कही गई है। पर्सन्स नॉट एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 161, जिन लोगों का 161 के तहत बयान नहीं किया गया उन लोगों को भी 311 के तहत समन किया जा सकता है। और इसके ऊपर अथॉरिटी है
ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2003 क्रिमिनल लॉ जनरल 4704। कोर्ट में समन शू मोटो। कोर्ट में समन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, एक्यूज्ड की दरखास्त पर भी, कंप्लेनेंट की दरखास्त पर भी, और शू मोटो भी, मतलब किसी गवाह को तलब कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को। जरूरी नहीं कि कोई पक्ष न्यायालय में दरखास्त दे, कोर्ट शू मोटो भी किसी को तलब कर सकती है। और ये जो है मस्तली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 202 के ऊपर जो है ये बात कही गई है। अब इस सेक्शन के अंदर दो शब्द आए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मे शब्द का प्रयोग किया गया और लास्ट पार्ट के अंदर सेल का प्रयोग किया गया। तो मे एंड सेल जब आ जाएं तो क्या है, उसका अर्थ क्या है कि when the legislature used the word may and shall in the same provision, it means legislation did not leave it to the discretion of the court to interpret both the expressions. It is clear that word shall in the second clause is mandatory and word may in the first clause is discretionary, directory. तो ये आज्ञाराम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1991 क्राइम्स पेज 23 एट पेज 25 माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में करार दिया है। अब केस पोस्टेड फॉर जजमेंट, जजमेंट के लिए केस जो है अर्जन कर दिया गया। उस मौके पर भी कोर्ट को लगता है तो भी कोर्ट हैज पावर टू समन द विटनेस और एनी पर्सन। ये कालाराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था, 2006-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 958 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात को करार दिया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन व्हेन विटनेस इज कॉल्ड बाय द कोर्ट, बोथ द पार्टीज विल हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। और ये बात 35 कलकत्ता 243 पृष्ठ के ऊपर कही गई है। नॉन बेलेबल केसेस की बात है, उसके अंदर एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस के बारे में क्या होगा, तो ये कहता है कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू डिपॉजिट द एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस। वो कोर्ट ने खर्च देना होगा, कोर्ट विल मेक द पेमेंट। और ये बात जो है 2002 एक क्राइम्स 467 उड़ीसा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, रठिया बल्ले बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, उसके अंदर ये करार दिया गया है। उसके बाद इफ क्रॉस एग्जामिनेशन डिनाइड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपको बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दोनों पक्षों को दिया जाएगा। यदि न्यायालय क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर देता है तो इसका रिवीजन लाई करेगा। और ये राजेश भाई चंदू भाई का केस था, 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल 3039 पृष्ठ के ऊपर ये करार दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन डिनाई कर दिया तो गलत हो गया और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है और उसका रिवीजन लाई करेगा। तो यदि एप्लीकेशन फॉर समनिंग इज रिजेक्टेड देन नॉट रिवाइजेबल। एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट कर दी तो उसका रिवीजन नहीं होगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन डिनाई कर दिया तो उसका रिवीजन होगा। तो जो एप्लीकेशन डिनाई की गई या रिजेक्ट किया गया तो उसके ऊपर है 2003 क्रिमिनल लॉ जनरल 4749 एट पेज 4757 स्टेट वर्सेस इंदिरा कुमारी का केस है, उसके अंदर ये बात होल्ड की गई है। अब हम आते हैं सेक्शन 311 की तरफ। 311 क्या कहता है? पावर टू समन मैटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। Any court may at any stage of an inquiry, trial or other proceedings under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। इस सेक्शन को हमने तोड़ करके भिन्न भिन्न पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में पढ़ा और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम सेक्शन 311A की तरफ आते हैं। सेक्शन 311A जो है ये बाद में इंसर्ट किया गया था 2005 में, और जब 2005 में इसको ऐड किया गया तो एक केस था 1980 सुप्रीम कोर्ट 791 स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्राज केस। उसके अंदर जो है ये डायरेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को दी गई थी, और उसके तहत जो है ये सेक्शन इंसर्ट हुआ था। तो सेक्शन 311A क्या कहता है? पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग। इसको हम पढ़ेंगे। इफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड, यदि मैजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है किस बात पर? फॉर द पर्पज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी इस कोड के तहत जो कार्रवाई चल रही है उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इट इज़ एक्सपीडियंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कि किसी आदमी को ये डायरेक्शन देना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग एन एक्यूट पर्सन, मुलजिम को भी, टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग, कि वो अपना हैंड राइटिंग या स्पेसिमेन थंब इम्प्रेशन दे। तो फिर क्या होगा? तो वह इस प्रभाव का आदेश दे सकता है, और इस मामले में ये आदेश जिस व्यक्ति से संबंधित है उसे पेश किया जाएगा और वो आदेश की पालना की जाएगी। स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या कहता है? कि यदि वो आदमी कस्टडी में है तो अरेस्ट नहीं किया गया है, सॉरी, यदि आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया है तो उस समय तक कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि वो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स दे। तो इस आधार से ये हमारा 311A जो है पूरा होता है। और अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 2017 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 137 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, सुखराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू इशू डायरेक्शन टू गिव स्पेसिमेन और हैंड राइटिंग इन द कोर्ट। अब सेक्शन 312 की तरफ हम आते हैं। सेक्शन 312 क्या कहता है? राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए यदि कोई क्रिमिनल कोर्ट ये समझती है कि उस केस में पेश होने वाले प्रतिवादी या गवाह का खर्च सरकार सहन करे तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है। यानी कोर्ट कैन नॉट बर्डन द एक्यूज्ड टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ एनी विटनेस और द कंप्लेनेंट, मीनिंग देयर बाय यदि कोर्ट ऐसा समझती है तो कोर्ट सरकार के नियमों के अनुसार कैन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट बाय द स्टेट। तो इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 309, 310, 311, 311A और 312 किए। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।